ये सिमुलेशन हम मॉडल कर रहे हैं, तो सिमुलेशन मॉडल के अंदर ना डिमांड और फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन होगी। ठीक है, तो जब डिमांड और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो इसके अंदर सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल जो भी आएगा हम इसको लिख लेंगे और फिर इसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी की जो समीशन आ रहा है वो 60 आ रहा है। तो अब हम लोग इसकी टर्न बाय टर्न जो है प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 6 डिवाइडेड बाई 60, 0.1, 5 डिवाइडेड बाई 60, 0.08। अच्छा, हमने जब ये प्रोबेबिलिटी निकाली तो इसका जो समीशन है वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। ठीक है, इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी होती है उसको तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, देन इसको इससे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको इससे ऐड कर देंगे। ये टोटल यहाँ पर आके ना हमारा आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमारे पास ये आ गया आंसर 1। देन इसके बाद हम बनाएंगे रेंज। रेंज के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, ठीक है, हम इधर से रेंज बनाएंगे। यानी कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे और ये 0.1 है तो हम कहेंगे कि ये 10। 0.1 अगर हम इन परसेंट की बात करें तो ये 10% कहलाता है, तो हम 1 से लेके 10 की रेंज बनाएंगे। देन 10 के बाद 11 यहाँ लिखेंगे और ये 18 है तो हम 18 लिख देंगे। इसी तरह से 19 से 33 एंड सो ऑन। सो 94 और 95 से यहाँ पर आ जाएगा 100। अच्छा, ये हमारा एक मॉडल तैयार हो गया। अब हम इस मॉडल की बेस पे इस मॉडल की बेस पे हम एक सिमुलेशन रन मतलब करेंगे और उसके अंदर सर सवाल देंगे कि फॉर एग्जांपल सर कहते हैं कि 10 वीक्स या 10 डेज़ के ऊपर आपने ये रन करना है एक मॉडल को। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम जो हैं डेज़ लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब सर ने कहा कि 10 डेज़ के ऊपर आपने ये मॉडल रन करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब हम 10 डेज़ के ऊपर जो है वो मॉडल को रन कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक होता है कॉलम डेज़ का, एक आएगा कॉलम रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स आपका मतलब ये होता है कि 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अगर सर सवाल के अंदर गिवन देंगे कि आपने यही रैंडम नंबर लेना है तो हमें वही पेपर के अंदर वही नंबर उठाने होंगे। तो अब हम जो है रैंडम नंबर मैं लिख लेता हूँ जो मेरे पास गिवन है। अच्छा, ये मैंने रैंडम नंबर लिख लिए हैं। ठीक है, अब रैंडम नंबर का मतलब ये होता है कि हम इस रैंडम नंबर यानी कि डे 1 पे जो रैंडम नंबर आ रहा है हम उसको चेक करेंगे इस रेंज पे। ठीक है, ये रेंज है, इसके अंदर हम रैंडम नंबर चेक करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है 52, यानी कि डे 1 पे जो हमारा रैंडम नंबर आ रहा है 52। अच्छा, रैंडम नंबर के आगे जो है हम डिमांड का एक कॉलम ऐड कर देंगे। तो अब ये 52 जो है वो हमारा लाई कर रहा है इस पर 34 to 53 की रेंज में हमारा 52 लाई कर रहा है। तो इसकी जो डिमांड है वो 4 है, तो हम इस तरह से यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, अब 37 है सेकंड का, तो 37 जो है वो लाई कर रहा है इस पे, समझे, इस पे भी 4 ही डिमांड है। ठीक है, यहाँ अब थर्ड पे है 82। 82 जो है वो यहाँ लाई कर रहा है, तो यानी कि ये 5 की डिमांड है। ठीक है, इसी तरह 69 है, तो 69 जो है वो लाई कर रहा है यहाँ पर, वो भी 5 पे लाई कर रहा है। इसी तरह से 98 जो है वो लाई कर रहा है 7 पे, 96 भी 7 पे। ठीक है, और 33 जो है वो 4 पे, 50 जो है वो भी 4 पे ही लाई कर रही है। इसी तरह से 88 6 पे और 90 आपका लाई कर रहा है 6 पे। इसी तरह से हमारे पास अब ये डिमांड आ गई, यानी कि हमारे पास रैंडम नंबर की मदद से हमने डिमांड निकाल दी हर डेज़ की।
अगर इसी तरह से अगर ये सर कहते हैं कि 10 नहीं 20 करना है तो हमने रैंडम नंबर और मज़ीद लेने थे, हम ये रन मॉडल कर सकते थे। अब हमने इसका आंसर ये निकालना है कि एवरेज डिमांड क्या आ रही है। तो हम इन डिमांड्स को प्लस करके और उसको डिवाइड बाय 10 से कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें 10 डेज़ का निकाला है, तो हम इसको प्लस करते हैं। तो इसका आंसर 52 आ गया। तो 52 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा 5.2। और दूसरा हमने निकालना है एक्सपेक्टेड डिमांड। एक्सपेक्टेड डिमांड यानी कि क्या हो सकती है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड डिमांड निकालने का तरीका ये है, जो डिमांड है उसको प्रोबेबिलिटी से प्लस करते जाओ, मल्टीप्लाई करके, और सेकंड डिमांड को प्रोबेबिलिटी से प्लस करते। फॉर एग्जांपल 1 डिमांड मल्टीप्लाई की प्रोबेबिलिटी थी 0.1, ठीक है, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई 0.1। फिर इसको नंबर 2 डिमांड पे है 0.08, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.08। फिर नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.15 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2। इसी तरह से हमने ये सबको प्लस करके जो आंसर आएगा वो हमारी एक्सपेक्टेड डिमांड होगी। तो होप सो ये समझ आ गया होगा। ये इसका पहला पार्ट है।